अली साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं उस शख्सियत के बारे में बात करूं जो इसका साइज बहुत बड़ा है। क्योंकि बीसीसी एक बैंक नहीं था, वो एक तहरीक थी। वहाँ पे पाकिस्तानी काम नहीं करते थे, वहाँ वो एक गुलदस्ता था मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ का। 72 मुल्कों में जो बैंक ऑपरेट कर रहा हो, आप उसके इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी डाइवर्स नेशनलिटीज़ और कल्चर का वो मिला। आगा साहब के मुतालिक आप कह रहे हैं, मैं आप यकीन करें कि मैं 18 साल हबीब बैंक के बाद जब मैंने बीसीसीआई ज्वाइन किया और लंदन गया ज्वाइन करने के लिए, तो उस वक़्त वो आगा साहब ट्रैवल कर रहे थे। हम वहाँ पे एक हफ्ते रुके, उसके बाद हम सऊदी अरब आ गए, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना था जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं थी। और सऊदी अरब में आकर के वो हमारे जो सीनियर 2 एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सेंटर लंदन से आए, वो 3-4 दिन उन्होंने साथ दिया। उसके बाद हमें छोड़ के चले गए हमारे सवाबदीद के ऊपर कि ये आप काम करना है। ये मैंने आपको बताया ना कि एक तहरीक थी, एक चीज़ थी, एक क्रिएशन था। आपको एक चीज़ पैदा करनी थी, कोई गाइडलाइंस नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने उसका कैपिटल भी मेरे पर्सनल नाम से भेज दिया। बहरहाल एक हमने वहाँ पे काम किया और 14 साल बीसीसीआई में काम किया। और आप यकीन जाने कि वो 14 साल मैं उसको ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया समझता हूँ। उसमें हमने सीखा भी और सिखाया भी। सीखा अपने लोगों से। हम लकी थे क्योंकि हम नंबर 1 थे सऊदी अरब में अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कि हर कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद थे। इन ऑन द पार्क हो या जिनेवा हो या एथेंस हो या वियना हो या लग्जमबर्ग हो। और आगा साहब को वहीं हमने करीब से देखा। उसमें वो कॉन्फ्रेंस क्या थी, आप एजेंडा सुनेंगे। ये जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं एजेंडा पढ़ के मैं हंसा कि ये क्या है एजेंडा, ये किसी बैंक का एजेंडा है। उसमें लव सबमिशन था, सबमिशन टू गॉड था, ह्यूमिलिटी थी, सक्सेस थी, बैंकिंग नहीं थी। एक पर्सनालिटी, एक आपका एक बैलेंस्ड बैंकर्स की पर्सनालिटी है, उसको बनाने की सारी तरकीबें थी। ये बहुत कम मेरे ख्याल में 10 घंटे की मीटिंग होती थी। एक एथेंस की मीटिंग तो और लंबी थी, सुबह के 3 बजे तक चली थी। लेकिन जो काम की बात, जैसे कि नॉर्मल हालात में लोग बैंक में होता है कि जी टारगेट पर कितना, वो लोग खुद ही आधे घंटे में तय कर लेते थे। बाकी तो सब वो होता था कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका माशरे में आपने सबमिशन टू गॉड, प्लेजर ऑफ गिविंग, a lot of those things which are very vital, जो आपकी पर्सनालिटी के बहुत इंग्रेडिएंट, बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। यानी आप यकीन जाने कि उन 14 साल में हमने उन कॉन्फ्रेंस में एक अजीब सी लज्जत महसूस की। पर्सनल लाइफ से न मेरा कोई इंटरेस्ट था, ना उनके इतने में करीब था। लेकिन नोइंग बीसीसी वाज नोइंग आगा साहब। अगर आपने 2-2, 4 की बातें करनी है तो वो वहाँ तो कुछ और, वहाँ तो कुछ सोच का मेयार ही कुछ और था। 2-2, 4 तो ऑटोमेटिक हो जाता था। वो ये कि जब लग्जमबर्ग की कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हुआ कि अब हम ग्रुप की शक्ल में लोगों से मिलेंगे 1 to 1। वैसी मीटिंगें जनरल एनुअल नहीं होंगी जिसमें एक ज़माने में तो 450 आदमी था अटेंड करते थे वियना में। उसमें हर
बांग्लादेशी उसमें थे, उसमें श्रीलंकन थे, उसमें इंडियन थे, उसमें अमेरिकन थे, उसमें हर नेशनलिटी थी और हर नेशनलिटी एक जबान बोल रही थी। कमाल है। उस धारे में आ जाना और वैसा सोचना बहुत बड़ी बात है, जबकि इतना डाइवर्स कल्चर हो, एक हाईली स्पिरिचुअल हो और एक हार्डली टेम्पोरल हो और एक यानी आप ये कैसे लिया, ये कमाल की बात। तो उन्होंने ये तय किया कि हम अब ग्रुप की शक्ल में 1 to 1 मिलेंगे। चुनांचे सूडान और सऊदी अरब एक ग्रुप में आया और हम 3 आदमी थे जो आगा साहब के साथ 1 to 1 मीटिंग में। उस मीटिंग में के डिस्कशन से पहले मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जो चीज़ उनकी शख्सियत को उजागर करना चाहता हूँ, इस कदर बड़े आदमी थे, इस कदर बड़े आदमी थे कि जब दरवाजे से उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग खड़े हो गए। तो उन्होंने सबसे पहले तो माजरत की कि चंद मिनट देर हो गए हैं, वेरी सॉरी, और आप लोग तशरीफ रखिए। फिर बैठे और फिर खड़े हो गए। हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने चाय पी? मैं बोलता हूँ हम लोग दौड़े। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप लोग बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं। बाहर जाके चाय का ऑर्डर दिया और हम लोगों को चाय सर्व की। ये आगा साहब थे। लेकिन हर वो लम्हा जो बीसीसीआई में बिताया, आप यकीन जाने वो ऐसा ही था जैसे आगा साहब के साथ बिताया हो। मैसेज में जब हम अपने सीनियर्स के साथ जो बातें होती थी, उनमें सबसे पहले वो पूछते थे कि आप खैरियत से हैं, आपके बच्चे खैरियत से हैं, आपका सही मकान में रह रहे हैं, कोई आपकी ज़ाती परेशानियां तो नहीं। ये तो बात की बात है कि हम खुद कहते थे कि जी प्रॉफिट इतना होना है, अब इतना होगा, और बिजनेस इतना करना था, अब हम इतना करके देंगे। वो कभी हम इसकी बात, वो ऑटोमेटिक एक अर्ज होती थी कि हम ये करके देंगे। एक स्कीम शुरू की थी बीसीसीआई ने, उसका नाम था ईएमपी, एक्सटर्नल मार्केट प्लेस। मैसेज ये था कि आप सऊदी अरब में बैठे हैं तो आप मार्केटिंग सऊदी अरब में नहीं कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कनाडा की कर रहे हैं, आप मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, आप मार्केटिंग बांग्लादेश की कर रहे हैं। एक जब तक आप बांग्लादेश जाकर के वहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं मालूम करेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो ट्रेडिशनल कर रहे हैं कि रेमिटेंस हो नहीं है, ये कर रहे हैं, और एक ऐसा वहाँ पे चीज़ डेवलप कर दी कि आप समझिए कि लोग खुद ही आते थे कि साहब हमारी बैंकिंग ये रिक्वायरमेंट। या जब मैं मिस्र में गया, इजिप्ट में ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से, वहाँ पे हमने ईएमपी शुरू किया। वो एक ट्रेडिशनल वे में होता था कि जी पैसे आते हैं और इतनी देर लगती है, और 15 दिन लगते हैं और 10 दिन लगते हैं। हमने अपने बैंक के आदमियों को, हमारी मिडिल ईस्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस थी, हर वो जगह जहाँ इजिप्शियन एक्सपेट्रिएट्स थे, उनके ब्रांचेस में उनको बिठा दिया। उन्होंने स्पॉन्सर किया अपने लीगल वे में, और उन्होंने इजिप्शियन डेस्क बना दी। इजिप्शियन, और जब इजिप्शियन मिल रहा था तो आप यकीन जाने कि वहाँ पर लाइनें लगती थी पैसे भेजने की, क्योंकि उधर पैसा दिया दूसरे दिन उनके अकाउंट में जमा हो गया। सोच भी नहीं सकते थे। तो यानी एक चीज़ है कि आपको अर्ज होती थी। अब हमने सना में भेजा आदमी, कुवैत में भेजा, हमने दुबई में, अबू धाबी में, कतर में, मतलब एक नया कंसेप्ट बिल्कुल। अब आप ट्रेडिशनल उसमें आप जाएं, जैसे यू नेवर थिंक ऑफ इट, पीपल डू नॉट थिंक ऑफ इट, दे डू नॉट शो यू द वे कि कैसे आपको करना है। आप समझते हैं कि जी कन्वेंशनल करना है, वैसे ही करना। तो ये आगा साहब की
सोच थी, विजन था, जो फिल्टर होते हुए हम लोगों तक भी पहुंचता था। अब वो हर बात के लिए तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते थे। मगर आपको मैं ये बताऊं कि जब एक दफ़े मैं लंदन जा रहा था तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब OIC में थे, वहाँ पर बेस्ड इन जद्दा। उनसे चूँकि रब्ता रहता था, ही वॉज वेरी काइंड, कि उन्हें जब मालूम हुआ कि ये लंदन जा रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि आप जा रहे हैं लंदन, तो आका साहब से कह दीजिएगा कि मैं फ़लानी फ़्लाइट से आ रहा हूँ। मेरे अपने ख्याल में वो बहुत इससे बहुत ऊपर थे, एक सेकंड में उनका ये काम हो जाए। मगर बहरहाल उन्होंने मुझे मैसेज दिया। मैं सुबह के वक्त मीटिंग में था और आगा साहब उस मीटिंग को इंट्रोड्यूस करा के उनको जाना था। मुझे चांस नहीं मिल रहा था, और हर एक ने ये कहा था कि आगा साहब जब वॉक कर रहे हो तो आप डिस्टर्ब न करें, बहुत बुरा मानते हैं। मैंने कहा कि भाई मुझे तो मैसेज देना है कि फिर ये मिलेंगे नहीं और मैं वापस चला जाऊंगा। तो जब वो उठ के जाने लगे तो रास्ते में मैंने ये उनको वो एडवांटेज लिया कि मैंने रिक्वेस्ट की, उनसे खड़े हो गए। उन्होंने पूरा मैसेज सुना, बोले कि बस आप बेफिक्र हो जाए, सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे आपका। लेकिन अली साहब, मैं ये कहता हूँ कि इन 14 साल में इंस्पायर किया उन्होंने एक एक आदमी को। लेकिन फिर जब PCC बंद हो गया और हम यहाँ वापस आ गए, और हम यहाँ एक लोकल बैंक में थे, और आगा साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एक दिन मैंने सुना कि इंतकाल हो गया। वो दिन काफ़ी सख्त था मेरे लिए। एक मुझे पता चला कि इतने बजे मैयत जाएगी, तो मैंने ये समझ के घर से जाएगी उनके, तो मैंने अपने बैंक से ऑफ किया और मैं घर पे पहुंच गया, वहाँ पे क्लिफ्टन में। अली, मैं उनके दरवाजे पे खड़ा था और शायद 5 या 6 आदमी थे, और जिस तरीके से उनको वो ट्रांसपोर्ट अंदर से ले करके और दरवाजे पे खड़ी हुई एम्बुलेंस में रखा गया, मैं रो दिया। क्योंकि ये वो शख्स हैं कि जब वो किसी मुल्क में जाते थे तो कुछ मुल्कों के तो फाइनेंस मिनिस्टर रिसीव करने आते थे। बहरहाल मौत का तो एक दिन, लेकिन उनका मैसेज समझने वालों के लिए जारी व सारी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब